हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के बारे में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एक्चुअली जो क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के बारे में, इसलिए मैं खुद आपको गाइड कर रहा हूँ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। अभी हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे कि हमें और क्या क्या इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो अगले अटैम्प्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक इमेज, एक बिल्डिंग की इमेज दी गई है। एक्चुअली यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये कौन से जगह का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। तो अगर हम इस बिल्डिंग को देखेंगे और सोचेंगे कि ये कहाँ का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, तो ये बेसिकली इंडोनेशिया का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होता क्या है, और इंडोनेशिया का मतलब कि इस बार कंफर्म तो ये नहीं हो सकता ना कि इस बार भी आपको इंडोनेशिया ही पूछ ले, आपको कोई दूसरे कंट्री का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम हर एक कंट्री का भी देखेंगे कि हर एक कंट्री का बेसिकली वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, आप उसे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होता क्या है, हर एक जो कंट्री का होता है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। जब हम वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर इज अ टर्म यूज्ड टू कैरेक्टराइज द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन विच यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्स एंड ट्रेडिशन टू एड्रेस द लोकल नीड्स। तो बेसिकली इस टर्म में ये कहा गया है, जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है वो कैरेक्टराइज करता है द कंस्ट्रक्शन यूज बाय लोकल अवेलेबल रिसोर्स। मतलब जो लोकल अवेलेबल रिसोर्स होते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्पेस में, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्स होते हैं और जो वहाँ के ट्रेडिशन होते हैं, जो वहाँ का परंपरा होता है, उसके हिसाब से जो लोकली यूज मटेरियल जो होता है, उससे जब हम किसी घर को बनाते हैं तो हम उसे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, मतलब रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। Vernacular architecture trains to evolve over time to reflect the environmental, cultural and historical context in which it exists। मतलब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो कल्चरल है, जो हिस्टोरिकल वहाँ का कंडीशन है, जो हिस्ट्री थी पुरानी, उसके हिसाब से हम वहाँ का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर देखते हैं कि फलाने जगह पे कौन सा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर यूज़ किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतने डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 125 पेज का पूरा पीडीएफ है, तो इतने डिटेल में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बस समझ लेते हैं कि एक्चुअली में वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, जो टर्म होते हैं जैसे द फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्नाकुलर, इन्फ्लुएंसिंग द वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के साथ, जो पहला टर्म होता है वो होता है क्लाइमेट एंड जियोलॉजिकल। तो क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, वर्नाकुलर से कैसे, मतलब वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में क्लाइमेट कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक इग्लू दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए, अगर आप इस इग्लू को देख रहे हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन होगा, अगर आप स्नोफॉल एरिया में देख सकते हैं तो वहाँ पे जो घर बनती है वो इग्लू, हम उसे बेसिकली इग्लूज कहते हैं। लेकिन ये इग्लूज वर्नाकुलर आर्किटेक्चर क्यों है, और इसमें क्लाइमेट के हिसाब से ये यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से ये यूज करते हैं तो क्या यहाँ पे जो लिविंग बींग जो रहेंगे यहाँ पे वो सस्टेन कर पाएंगे? नहीं सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि जो ये इग्लू है वो डिजाइन किया गया है, मतलब डिजाइन नहीं किया गया, वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री के टाइम से चला आ रहा है कि ठंडी जगह पे हम ये बिल्डिंग्स का यूज करते हैं, मतलब इग्लू टाइप का यूज करते हैं, जिससे कि हमें ठंड से बचाए रखता है इग्लू। तो ये क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा घर कैसा बनेगा, वहाँ का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर क्या होगा। तो क्लाइमेट यहाँ पे स्नोफॉल है, इसीलिए यहाँ पे ये यूज किया गया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको एक दिखाता हूँ। जो दूसरा एग्जाम्पल है ये आपका मड वाल। ठीक है, डिजर्ट में मड वाल का यूज, बेसिकली मड वाल का यूज क्यों करते हैं? अगर आप डिजर्ट में गए होंगे, आपको अगर इंफॉर्मेशन होगा, तो मड एक ऐसा चीज है जो दोनों चीज, हीट और कोल्ड दोनों गेन करता है। अगर डिजर्ट की बात करूं तो वहां पे शाम में जब आप रात हो जाएगा तो वहां पे बहुत ठंड रहती है, और जब दिन रहता है तो वहां पे बहुत गर्मी रहती है। लेकिन जब मड की बात करूं तो मड में एक कंडीशन है कि वो जब वो आपको गर्म भी रख सकता है, ठंड भी रख सकता है। तो इसीलिए डिजर्ट में वो मड की यूज करते हैं, मड वाल यूज करते हैं
जो मट्टी की बनी हुई घर होती है वो यूज होता है, क्योंकि जब वो दिन में घर के अंदर रहेंगे तो उन्हें कोल्ड प्रोवाइड करेगा वो मड वॉल, और जब वो रात में रहेंगे घर पे तो उन्हें गर्मी प्रोवाइड करेगा। जब बाहर का टेम्परेचर अगर हॉट है तो वो अंदर में कोल्ड प्रोवाइड करेगा, जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो अंदर में हॉट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कैसे क्लाइमेट के कंडीशन से भी अलग आता है, ठीक है, क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा लोकली मटेरियल यूज। अब लोकल मटेरियल, जो लोकल मटेरियल अवेलेबल होते हैं यूज, जैसे अगर मैं लोकल मटेरियल की बात करूं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं लोकल मटेरियल में बताता हूं कि यहाँ पे जो यूज हुआ है एक्चुअली यहाँ पे जो स्नो का ही यूज करके इग्लूज बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकली अवेलेबल है स्नो, मतलब यहाँ पे लोकली अवेलेबल है स्नो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर हम इस बिल्डिंग को यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो हम क्या यहाँ पे वुड ला पाएंगे? वुड यहाँ पे लोकली अवेलेबल होगा? यहाँ पे तो दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्नो मिलेगा, तो ये इजीली लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स नहीं है। प्लस कि इसको करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में फिर से लेके बता रहे हैं कि डिजर्ट में जो हमारा मड वॉल बनता है, अगर हम यहाँ पे चाहेंगे कि हम इग्लू बना ले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है वो मड है सैंड है। तो मड और सैंड के हिसाब से यहाँ पे जो बिल्डिंग बनती है वो यहाँ की वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, डिजर्ट की है, और वहाँ पे वो आपकी स्नो में इग्लू बनती है, वो वहाँ की वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। तो ये लोकली कैसे अफेक्ट करता है मैंने आपको बता दिया। अब टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड, मतलब टेक्नोलॉजी जो यूज होती है बनाने की वो भी वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है? अगर हम जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इग्लू बनाने में, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम मड वॉल नहीं बना सकते, क्योंकि इग्लू या फिर हम स्टोन वॉल जो बनाते हैं उसके हिसाब से हम मड वॉल नहीं बना सकते। मड वॉल को पहले पानी में गलाया जाता है, उसके बाद उसे बनाया जाता है। लेकिन जब हम स्टोन का जब हम घर बनाते हैं तो उसको यूज करने के टाइम में हम स्टोन रखते हैं, और स्टोन को एक के ऊपर एक रख करके हम स्टोन का घर बना लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी पार्टिकुलर प्लेस पे है। तो ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म इन्फ्लुएंस करता है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो ये 3 टर्म हमने पढ़ लिया। अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के बारे में अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि हम डिफरेंट एरियाज के वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को देखते हैं कि डिफरेंट एरिया में कौन कौन से वर्नाकुलर आर्किटेक्चर एक्चुअली यूज होते हैं। जब हम एशिया में जापान की बात करूं, जापानीज जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है कुछ इस प्रकार का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घर रहती है वो कुछ ऊंचा रहता है, जो कुछ हाइट पे दिया रहता है, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे वो यूज होता है। जो हमारे घर में आप देखते होंगे धान या किसी की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो जो बाद में बच जाता है, धान निकालने के बाद जो बच जाता है पैडीज, उसको यहाँ पे रख करके इन्होंने ऐसे करके घर बनाया। जो यहाँ का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है कुछ इस प्रकार का, लोकली अवेलेबल है, क्लाइमेट कंडीशन, अब जैसे यहाँ पे क्लाइमेट होगी उसी हिसाब से, जैसे यहाँ पे ऊपर थोड़ा दिया हुआ है तो एक्चुअली यहाँ का फ्लड जोन होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे है। अब जापान भी छोटा नहीं है, वहाँ पे भी कहीं फ्लड जोन होगा, कहीं कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं जो एक ये है कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो एक नैरो शेप ऊपर जाती है, ठीक है, नैरो शेप ऊपर गई है और यहाँ पे ये यूज हुआ है, ठीक है, पैडीज। अब जो टेम्पल्स कुछ होते हैं वो इस नॉर्थ जापान में कुछ इस तरीके का टेम्पल्स है, जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का। जो हमारा जापानीज का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो वुड और प्लस ये नॉब यूज किया गया। एक डोरमर विंडो आपने अगर देखा होगा, डोरमर विंडो का एग्जांपल अगर आप देखे होंगे, अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे ये जो होता है डोरमर विंडो, कुछ इस तरीके का डोरमर विंडो होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विंडो नहीं है लेकिन एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर जो है वो जापानीज का है। जापान का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार का है। अब जापानीज सेम वे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे विंडो दे भी सकते नहीं भी दे सकते, तो थोड़ा सा स्पेस रहता है। तो ये कुछ है जापान का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर।
अगर हम चाइनीज वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ सर्कुलर स्पेस, मतलब सर्कुलर भी रहता है, रेक्टेंगुलर भी रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक सिमेट्रिक प्रोवाइड होती है। सिमेट्री देखिए, इधर से भी उतना स्पेस, ऊपर से भी, मतलब एक सिमेट्री प्रोवाइड होती है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में, चाइनीज वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में। जहाँ भी आपको इस तरीके की बिल्डिंग्स दिखे, आप समझ जाइएगा वो चाइनीज वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये कुछ चाइनीज वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं वियतनाम। वियतनाम का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है कुछ इस तरीके का, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है वो इस तरीके का, मतलब बहुत ज़्यादा राइज करती है, उनकी जो रूफ होती है वो कुछ ज़्यादा ही राइज करती है, मतलब देख सकते हैं आप कितना राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार के भी घर बनते हैं, ठीक है। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोज नहीं दिया हुआ है, जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, थोड़ा थोड़ा जगह यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये वियतनाम का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल टाइप का है और ऊपर में कोनिक टाइप का है। तो ये हो गया अपना वियतनाम का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, हाई राइज भी है, ठीक है। ये भी वियतनाम का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इंडोनेशिया का क्वेश्चन आया था। आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली ये जो है ये अपना यही क्वेश्चन है, ठीक है, इंडोनेशिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है कुछ इस प्रकार का है। ये कुछ बोट के टाइप का बनता है, ठीक है, बोट के टाइप का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर रहता है, बोट की तरह कुछ दिखता है ऊपर से, ठीक है। ये जो शेप दिखती है ये हम कह सकते हैं कि ये वर्नाकुलर आर्किटेक्चर जो है इंडोनेशिया का है। अब इंडोनेशिया का कुछ इस प्रकार के भी वर्नाकुलर आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए कि चेंज भी कर सकता है अगले अटेम्प्ट में कि इस तरीके का फिगर दिखा करके आपसे पूछा जाए, ठीक है। ताइवान का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है वहाँ पे ज़्यादातर बैम्बू या फिर वुड यूज़ होता है, ठीक है। वुड और बैम्बू का यूज़ करके आपको ताइवान में बिल्डिंग्स बनाई जाती है, ठीक है। तो ताइवान का हो गया। फिर ईरान में कौन सा वर्नाकुलर, अब ईरान की बात करूँ तो ईरान एक डिजर्ट स्पेस है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो मड वॉल यूज़ किया गया, ठीक है। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मड वॉल का यूज़ डिजर्ट में क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मड वॉल ईरान का, ठीक है। ईरान के बाद आ गया, ईरान का ही है, ये लोग आप सब देख सकते हैं सारे वॉल, जो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है ईरान का। एक्चुअली आप वो ना देखें, जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है वो देखें। तो वर्नाकुलर जो आर्किटेक्चर है वो मड वॉल से बनाया हुआ है, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया का कुछ इस प्रकार का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा टेम्पल आर्किटेक्चर, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में जो शेप रहता है, जो फ्रंट शेप रहता है, उसी की तरीके का कुछ दिख रहा है यहाँ पे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। सऊदी अरेबिया सेम टू सेम, कहीं पे मड का यूज़ हुआ है, और जो राइजेज है बिल्डिंग की वो G+1 है, मतलब G+1 G+2 मड वाल से ही उन लोगों ने बनाया है। तो सऊदी अरेबिया का कुछ इस प्रकार का है। पूरा तुर्कीज का जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है पुराना, वो भी मड वाल से बनाया हुआ है। लेकिन जो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, ठीक है। कौन से, अगर हम पीछे जापान की बात करें या फिर इंडोनेशिया की बात करें या फिर वियतनाम की बात करें, तो वहाँ पे पैडीज यूज़ होती थी, ठीक है, वहाँ पे छत पे भी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं छत पे भी इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने मड का ही यूज़ किया है। तो ये हमारा हो गया तुर्कीज का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। तुर्कीज वर्नाकुलर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो यूजेस की गई है वो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ मड की हुई है, ठीक है। जो हमारा रूफिंग होता है वो भी यूजेस मड का हुआ है। अब हम देखते हैं जो रशियन वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। तो रशियन वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिजन टाइप का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिजन टाइप का एक बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है वो रशिया का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। अल्जीरिया। अब हम अफ्रीका का देखते हैं। अफ्रीका और इंडिया का थोड़ा मोड़ा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके का अल्जीरिया का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये कुछ आपको दिखेगा जब आप इंडिया के बिहार वगैरह में जाओगे या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड जाओगे, तो कुछ इस तरीके का वर्नाकुलर आपको दिखेगा आर्किटेक्चर का। तो ये भी अफ्रीका का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, ये भी अफ्रीका का है।
ये भी अफ्रीका का। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। रवाडा, रवाडा का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार का है। बाहर ये लोग सेम टू सेम पेडीज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या कर रहे हैं, अंदर में ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बैम्बू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर मतलब जो इनर पार्ट है उसमें बैम्बू का यूज़ हो रहा है, जो आउटर पार्ट है उसमें पेडीज का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कवरिंग के लिए। सेम टू सेम आप इंडिया में भी ऐसे घर देख सकते हैं। ठीक है, रवाडा अफ्रीका का है। सेम टू सेम मड वॉल का यूज़ किया गया है। और जब हम साउथ अफ्रीकन वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो घर में उन लोगों ने डेकोरेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो अगर आपको डेकोरेशन वगैरह दिख रहा है, कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स दिख रही है, तो वो जो साउथ अफ्रीकन जो है एरिया है उसका है। अफ्रीका के साउथ अफ्रीकन एरिया का वो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। जब आपको ऐसा घर दिखे और नीचे में कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो साउथ अफ्रीका का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। अब हम जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कुछ आप कहेंगे कि सबका तो सेम दिख रहा है, तो डिफरेंस हम कहाँ खोजें। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस एक्चुअली कहाँ खोजना है। यहाँ पे आपको एक शेडेड टाइप दिख रहा है, लेकिन जब हम वही देखेंगे यहाँ पे देखते हैं हम वियतनाम में, तो वियतनाम में हमें शेडेड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ऐसे ही करके आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस कौन कौन सी जगह पे है, मतलब कितना डिफरेंस है। जो शेडेड पार्ट दिख रहा है वो हमें अफ्रीका में दिख रहा है बेसिकली, और जो हमारे ऊपर के जो कंट्रीज थे उसमें नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा जिम्बाब्वे का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर हो गया। अब हम यूरोप की बात करते हैं। जो यूरोप का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है वो कैसा है। यूरोप का अगर मैं बात करूँ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का, तो बहुत सारी जगह यूरोप में ऐसी है जहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है, यहाँ पे स्टोन का यूज़ हुआ है, स्टोन मेड वॉल्स घर हैं, और यहाँ पे यूजेस जो हुए हैं वो हमारे वुड के यूज़ हुए हैं। टिम्बर्स के ज़्यादा यूज़ हुए हैं, वुड से ज़्यादा टिम्बर का यूज़ ये लोग करते हैं। ठीक है, प्रेफर यूज़ ज़्यादा वुड का करते हैं, टिम्बर का यूज़ करते हैं, सॉरी वुड से पहले। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टोन का बना हुआ है। जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर यूरोप का है वो स्टोन और वुड का यूज़ ज़्यादा किया गया। आउट ऑफ इंडिया जो हमारा जो है कंट्रीज हैं उनके जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, तो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली में वर्नाकुलर आर्किटेक्चर हम कहते किसे हैं और डिफरेंट कंट्रीज में किस तरीके का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है। तो ये टॉपिक जो हमारा जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक में वो हमारा कवर हो चुका है अच्छे तरीके से। आप इसे जा करके अच्छे तरीके से मतलब कि एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी जा करके आप इसे देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़्यादा खुद भी समझ में आ जाएगा। तीनों PDFs मैंने अवेलेबल कर दिए, इस पर एक और PDF है वो भी मैंने अवेलेबल कर दिया अपने चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि नाटक के अगले, और हाँ जिन बच्चों का प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भैया प्लान वाला बता दो यार, इसके बाद जब हमारी वीडियो जाएगी ना, नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के बाद जो वीडियो जाएगी आपका 30 तारीख से पहले मैं नाटक खत्म कर दूंगा। नाटक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम 30 से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें, 30 तारीख से पहले, मतलब 1-2 भी हो सकता है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि 30 से पहले किसी तरीके से आपका 30 तारीख से पहले कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर देंगे, और सारी वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, तो आप वहाँ पर से जा करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस होती है डेली, मतलब 1 डे आफ्टर करके हमारी क्लासेस होती है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो करके पढ़ सकते हैं। आपको कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक नाटक का पूरा प्रिपरेशन चल नहीं रहा, मतलब नाटक JEE का जब तक ये ख़त्म नहीं होता 12 जुलाई तक, तब तक हम कोई चार्ज आपसे नहीं करने वाले हैं। ठीक है।